नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ है, उसमें जियोग्राफी का पढ़ चुका है और जो नेशनल मूवमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ गए, यानी 2 वीडियो पढ़े हुए हैं। ये बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, जो लगभग 300 के आसपास हैं, ठीक है? और आई होप आप इतने कर लीजिए, इनफ हैं, इससे ज़्यादा फिर प्राचीन इतिहास में कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, वो बिहार के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे गए हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वो अजातशत्रु था। पहला शासक कौन था? वो बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो कालाशोक जो था वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। महावंश के अनुसार शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात कालाशोक राजा बना। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। तो प्रश्न पे तो आप ध्यान दीजिए ही दीजिए, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी आप बेहतर फोकस करिए, जिससे कि अगर प्रश्न एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जाता है तो आप उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, वहाँ पर उसका आंसर सही से करेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला उदयन था। ये हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चामरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है दीदारगंज से। ठीक है, मूर्ति पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का निर्माण मटियाले भूरे रंग में बलुई पत्थर से किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, चामरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, बिहार में मतलब बौद्ध संगीति से लगभग प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में कि जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ यानी 4 हैं, 4 में से कोई ना कोई एक हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसकी श्योरिटी है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो वो सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूसिड वंश के सेल्यूकस प्रथम के चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ राजदूत थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 साल यानी 302 से लेकर 298 बीसी तक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से आपको ये बताना कि सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पे जीवित पुत्र, देवबरनाक अभिलेख ये सुमेलित है, बाकी ये तीनों जो हैं वो गलत हैं। तो देवबरनाक अभिलेख बिहार के आरा जिले के देवबरनाक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का निर्माण गुप्त वंश के शासक जीवित गुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं 3 चीज़ें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। इसका शाब्दिक अर्थ 3 टोकरी है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं के 3 खंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो जो कौटिल्य की पुस्तक है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है। यह मूल रूप से राज्य और प्रशासनिक प्रणाली की पुस्तक है और सरकार और राजनीति की कला से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। तो ये किसने किया था? ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया था। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। ठीक है, वर्धमान महावीर ने बिहार के पावापुरी में 72 वर्ष यानी 527 ईसा पूर्व होने पर चंद्रमा के
चंद्रमा दिवस की शुरुआत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। उनके निर्वाण का पवित्र पाठ कालपुत्र में उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में यात्रा की। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। वे वर्ष 399 ईस्वी में भारत आए और 414 ईस्वी में अपने देश चीन लौट गए। तो कई बार फाहियान का टाइम पीरियड पूछा गया है कि कब इंडिया आया, तो वो 398, 399, कहीं कहीं 398 भी लिखा रहता है और कहीं कहीं 399 भी लिखा रहता है। कई बार प्रश्न पेपर में ही आता है, उसमें 398 और 399 लिखा रहता है, तो 399 एक हिसाब से मानते हैं डेट की सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। कुछ हिंदू समुदायों के बीच सती प्रथा है, जिसमें हाल ही में विधवा महिला या तो स्वेच्छा से या बल से या मजबूती के उपयोग से अपनी पति की मृत्यु के परिणाम स्वरूप आत्महत्या कर लेती है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। प्रद्योत वंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने आज के मध्य प्रदेश राज्य के अवंती पर शासन किया था। हालांकि अधिकांश पुराण ब्रह्मांड पुराण की पांडुलिपि को छोड़कर कहते हैं कि इस राजवंश का उत्तराधिकारी मगध का हर्यक वंश रहा है। प्रद्योत का एक महान सैनिक के रूप में एक बौद्ध ग्रंथ महावर्ग में उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है, बाराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये विजित की गई खारवेल के द्वारा। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर की ओर अपने सैन्य अभियान शुरू किए। उनकी सेनाएं राजगृह के प्राचीन शहर की ओर बढ़ीं और गोरखगिरी का किला, जो राजगृह की रक्षा करने के लिए था, उस पर तेजी से आक्रमण कर नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 16 है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार का 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड रहा है, मगध साम्राज्य का राजा था और हर्यक वंश का था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो वो महामेघवाहन वंश से रिलेटेड था। प्राचीन कलिंग का प्रथम महान ऐतिहासिक राजा खारवेल महामेघवाहन राजवंश का शासक था, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा। उसने लगभग पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा कब की थी? 515 से लेके 520 एडी के आसपास। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। वह तुनवांग का निवासी था। लायांग में अपने प्रयास के दौरान वेई राजवंश की सामग्री ने उसे भारत जाने, वहां उसकी ओर से बौद्ध स्थलों पर भेंट कर चढ़ाने और बौद्ध धर्मग्रंथ चीन में लाने को कहा था। तो यहाँ पे 518 एडी में वो आया था। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड मैच कर रहा है 15 से लेके 20 तक का मैच कर रहा है। हो सकता है एग्जामिनेशन में 518 ही सीधा लिखा रहे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। अपहृत के नाम से जाना जाता है अकृषित वन भूमि क्षेत्र को। यह खील या परती भूमि के समान थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश जो था वो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सभी था। ये धर्म का मूल था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें से एक या एक से अधिक सही है। तो अशोक ने धर्म के मुख्य सिद्धांतों को अहिंसा, सभी संप्रदाय और विचारों की सहनशीलता, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता, ब्राह्मण और अन्य धार्मिक शिक्षकों और पुजारियों के प्रति सम्मान, मित्रों के प्रति उदारता, नौकरों के प्रति मानवीय उपचार और सभी के प्रति उदारता के रूप में परिभाषित किया। ये सिद्धांत व्यवहार के सामान्य नैतिकता का सुझाव देते हैं, जिसके लिए कोई धार्मिक या सामाजिक समूह आपत्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनगर की थी? तो वो वैशाली की
राजनर्तकी थी आम्रपाली। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई? तो वो शशांक ने पहुंचाई थी। ये बंगाल का शासक अत्यंत क्रूर एवं धर्मांध था और इसी ने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई तथा बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23 है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध नरेश कब बना था? तो 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली तथा 25 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में व्यापक विजय अभियान के माध्यम से प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो 321 ईसा पूर्व में वो 25 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हुएन के अनुसार गुप्त वंश के किस शासक ने मिहिर कुल को परास्त किया था? तो ये किया था नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। तो मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था? तो ये था मेगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के समीप। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में केसरिया की खुदाई में महापरिनिब्बान नामक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में केसरिया को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उसमें भोगनगर के नाम से संबोधित किया गया है। केसरिया की खुदाई में महापरिनिब्बान नामक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में केसरिया को भोगनगर नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। 344 में महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या करके मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित किया था। महापद्म नंद अभी तक मगध की गद्दी पर बैठने वाले राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो वो लकड़ी का बना था। मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर लकड़ी की दीवारें बनी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की संस्थापना का वर्ष क्या था? तो वो था 319 ईस्वी। तो यहाँ पे 320 के नियर अबाउट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। प्रश्न संख्या 32 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने देखा है महाकश्यप ने की है, पहले ही प्रश्न था वो। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक के राज्यकाल में साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिला है। तो ये प्राची या प्राची, यहाँ पे प्राची है प्रांत, जो उसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो था वज्जी। ठीक है, बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, वज्जी, कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 35 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था राजगृह में। देखिए, बौद्ध संगीति से आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, राजा कौन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, क्या क्या किया गया था, तो ये सारी बिल्कुल फैक्ट हैं, इनको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि इसी से प्रश्न एक दो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो वो था पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो वो बना बिंदुसार। बिंदुसार का नाम, एक अन्य नाम क्या था? अमित्रघात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चिरांद, सारण
एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो वो नौ प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4000 ईसा पूर्व के बाद के काल का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो वो भागलपुर एवं मुंगेर का एरिया है जहाँ पे अंग महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो भाब्रू स्तंभ लेख है, उसमें बताया है अशोक ने मगध का सम्राट अपने आप को। तो अगर अभिलेखों की बात करें अशोक के, तो तीन भागों में बांटा जा सकता है उनको, शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। और सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो है रोमिनदेई का अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो वो अंग राज्य जीता था। किसमें? मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा तथा प्रयाग। तो इसमें लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो वो दामोदर गुप्त। मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को हराकर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। और इसमें एक फैक्ट और भी है, कुमार गुप्त उत्तर गुप्तों का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपने को चक्रवर्ती गुप्तों से स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, कव्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। इसकी हत्या कर 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कव्य की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। देखिए कई बार ऐसा है कि इसमें एक प्रश्न 2 बार 3 बार आए, तो उसका मतलब ये है कि वो एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो झा और श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासक स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, महापदम नंद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विहार किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने 514 454 ईस्वी इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये रहा है। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के अतिरिक्त जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया जैसे देशों से छात्र आते थे। ठीक है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। बोध गया के विशाल मंदिरों के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका है जिस पर भरहुत स्तूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बोध गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न एक बतना कर सकते हैं? तो एरियन ने यह कहा है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही एक बेतना कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुंभहार गांव में मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के अफसगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कौन सा कथा दृश्य अंकित है? तो वो रामायण का कथा दृश्य अंकित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने बाराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य शासक अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और वहां एक स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो वो शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? वो थी पाटलिपुत्र। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची की राजधानी कहाँ थी? ऊपर हम देखें तो ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है। हम यहाँ पे सारे देख लेते हैं कि कौन से
प्रांत थे और उनकी राजधानी क्या थी। तो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी, प्राची पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र थी और दक्षिणापथ की उसकी सुवर्णगिरी थी। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो ये हर्यक वंश के थे, जाहिर सी बात है, हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक या कणिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में मिलती है। देखिए, बिहार में स्थित 3 महाजनपद हैं केवल, अंग है, मगध है और लिच्छवी है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद में बिहार के 3 महाजनपद मगध, अंग और लिच्छवी की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंगुत्तर निकाय। तो बिहार में कितने महाजनपद हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, 3 हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो वो 8। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासन के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल अकाल पड़ा था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पड़ा था। इस अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य त्याग दिया तथा जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने एक सच्चे जैन साधु की तरह अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो वो वैशाली में थी। यह वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और बुद्ध के समय यह सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन हुआ था। तो बिंबिसार के अधीन हुआ था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, बिंबिसार को, हर्यक वंश का ये था। प्रश्न संख्या 61 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। तो अपने बेटे महेंद्र को भेजा था, उन्होंने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने श्रीलंका के शासक तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद करिएगा आप। इसके बाद है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो वो है इंडिका, मेगास्थनीज ने इसको लिखी थी। इस नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 सदस्यों की 6 समितियां काम करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेगास्थनीज ने बताई इंडिका में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये राजगीर में पर्वत स्थित है। इस स्थल पर चीनी यात्री फाहियन आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जीवक, बिंबिसार, वत्सकार, अजातशत्रु, वैशाली, शिशुनाग और प्रथम बौद्ध संगीति जो कालाशोक के टाइम में, अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी सही सुमेल नहीं है। प्रश्न संख्या 66 हम देखते हैं, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो वो चिरांद छपरा से भी मिले हैं, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से भी मिले हैं, मनेर से भी मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सारी जगह से मिले हैं धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो वो पाटलिपुत्र को प्राप्त है। इस नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा 455 ईसा पूर्व किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। अब ये सही क्रम पूछा गया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सही क्रम क्या है। कृष्णगुप्त है, हर्षगुप्त है, जीवित गुप्त है, कुमार गुप्त है, दामोदर गुप्त है, महासेन गुप्त है, देवगुप्त है, माधव गुप्त है, आदित्य सेन है और जीवित गुप्त है। और जीवित गुप्त को क्या कहा जाता है, राजाओं का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। कुमार गुप्त को वीरों के अग्रगण्य कहा गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था। तो ये स्थित था कुम्हरार में, पटना में स्थित था। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल लकड़ी से निर्मित अवशेषों का बना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से, ठीक है।
गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियां सारनाथ तथा मथुरा से भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। इसका उल्लेख मंदर लेख में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। इनका जन्म 499 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद आज के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो अथर्ववेद सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। अथर्ववेद में बिहार के जनपद अंग का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। फिलाकर्स, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आए ही हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इंडिका है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो वो जो सही क्रम है हम यहाँ पे सारा ही देख लेते हैं। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड था वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का जो शासन था वो 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का जो शासन था वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व। और शुंग वंश का जो टाइम पीरियड था वो 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक। और कव्य वंश का जो शासक था वो 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कव्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनीसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। 251 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुगालीपुत्र तीसरे ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा, आपकी तीसरी बौद्ध संगीति कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 8वें वर्ष में की थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तो ये 8वें वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो वो दशरथ ने करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था। इसी ने बाराबर गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी दूत डाइमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था बिंदुसार। अभी हमने ऊपर देखा है, यूनानी दूत डाइमेकस का आगमन मगध के शासक बिंदुसार के दरबार में हुआ था। इससे पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत के पश्चिमी यूनानी शासकों से अच्छे संबंध थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य थे, तो उसमें कौन कौन से कार्य थे? तो कठोर कुछ नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति थी उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, वही सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप, चंपारण लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ
विवाह किया था, तो इन्होंने सभी से किया था, कौशल देवी, चेलेना और क्षेमा, सभी से शादी की थी। इस वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, हर्यक वंश का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो वो कनिंघम ने लगाया था। वहां से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्राचीन राजवंशों के निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है? तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा शामिल नहीं है। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश शामिल है, मौखरी वंश जो है ये शामिल नहीं है। तो मौखरी गुप्तों के सामंत थे और गुप्त वंश के पतन के पश्चात वो स्वतंत्र हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में है? तो वो यजुर्वेद में विदेह राजवंश का उल्लेख मिलता है। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी दूत डाइमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो ये बिंदुसार के दरबार में हुआ। इससे पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत के पश्चिमी यूनानी शासकों से अच्छे संबंध थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कृष्णगुप्त था। इसका टाइम पीरियड जो था 510 ईस्वी से लेकर 525 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये शिलालेख 13 में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कहाँ पे कही गई है? तो 13वें शिलालेख में कही है। इसी में पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? तो ये अशोक के रोमनदेह स्तंभ लेख जो है वो नेपाल की तराई में स्थित है, बिहार में प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सब लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये बिहार के हैं और रोमिनदेह अभिलेख जो है वो नेपाल का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध में कौन राज्य स्थापित था? तो यहाँ पे बिंबिसार था 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक मगध, ठीक है, जिसकी राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए विशाल कक्ष के स्तंभ से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह राजमहल का हिस्सा रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राजवंश का प्रारंभ किससे होता है? तो मगध राजवंश का जो प्रारंभ है, शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहद्रथ वंश है। महाभारत व पुराणों से ज्ञात होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में चेदीराज वासु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वश्यकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो ये था अजातशत्रु के। वश्यकार की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी और वैशाली को मगध में मिला लिया था। लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? वैशाली, जो वर्तमान में उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो लोहे के उपयोग ये जो थे ये विस्तार में सहायक था, क्योंकि लोहे के हथियार आ गए, कुल्हाड़ियाँ आ गई, तो उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और जंगलों की जब कटाई आसान हो गई तो फिर खेत है, चीज़ें रहने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बना ली। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है सारी चीज़ों का? तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें से सम्मिलित थी। तो बाढ़ था, अग्नि था, आंतरिक कलह था, सभी सम्मिलित था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कव्य वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो वो किया था आंध्र सातवाहन राजाओं वंश के राजाओं ने। कव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को 30 ईसा पूर्व में आंध्र सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के संबंध में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य और वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। ठीक है, मेगास्थनीज ने यह कहा है।
नगर में अनुशासन बनाए रखने हेतु तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षण कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी गुप्त काल में हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल के शासकों ने करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देशों में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। यह किसकी उक्ति है? तो ये फाहियान ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी भारत आया। उसने संपूर्ण भारत की यात्रा की। तो ये मतलब जो स्टेटमेंट है ये याद रखिएगा, ये फाहियान ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो वो लिच्छवी के साथ युद्ध में किया था। अजातशत्रु ने इन नवीन शस्त्रों की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो वो शतपथ ब्राह्मण से हमें भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन 800 से 600 ईसा पूर्व हुआ था। 800 ईस्वी पूर्व में शतपथ ब्राह्मण जिस गांगे घाटी की चर्चा मिलती है उसमें बिहार का क्षेत्र भी शामिल था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वो गिरिब्रज या राजगृह या राजगीर यहाँ पे थी। और पाटलिपुत्र 455 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो वो चंपा नदी जो थी वो पृथक करती थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्र संघ में चेदी राज्य जो था वो सम्मिलित नहीं था। विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रक, वज्र आदि इसमें राज्य शामिल थे। मगध राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था महापद्म नंद ने। मगध राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाली ग्रंथों में उग्रसेन का उल्लेख किस राजा के लिए हुआ है? तो ये हुआ है महापद्म नंद के लिए। पाली ग्रंथ उग्रसेन, ठीक है। महापद्म नंद को एक छत्र, महापद्म, नापितदास, अज्ञातकुल और शुद्राग भरदोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। मुझे लगता है अब आपको याद हो गया होगा ना। 483 ईस्वी पूर्व राजगृह अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिरांद का पुरातात्विक स्थल किससे संबंध है? तो वो नियोलिथिक संस्कृति से संबंधित है, इसको हम नव प्रस्तर युग से कहते हैं। इस युग का अन्य स्थल चेचर वैशाली जिला भी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निवासियों को ब्रात्य कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो ये पंचवीस ब्राह्मण में इसका जिक्र आया है। और ऋग्वेद में बिहार वासियों को क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के आगमन का उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, जिसमें ऋग्वेद में कीकट कहा गया है और पंचवीस ब्राह्मण में व्रात्य कहा गया है। और बिहार में आर्यों के आगमन का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन सा युग्म असत्य है? तो बिहार के प्राचीन नगरों में वैशाली भागलपुर सम्मिलित नहीं है। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त शासन कुमार गुप्त ने की थी। तो गुप्त वंश का ये है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 119 का।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से ये अनुमति मांगी थी राजा मेघवर्मन ने। ठीक है, समुद्रगुप्त से अनुमति मिलने के पश्चात मेघवर्मन ने यहाँ विहार का निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो वो गोविंद गुप्त जो था वो आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। 544 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो पाटलिपुत्र में थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो आदित्य सेन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध को एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम शासक आदित्य सेन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात माधवगुप्त मगध में शासन करता रहा लेकिन विस्तृत साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो महापद्म नंद ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक गांव में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला है। साथ ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के चित्रों एवं यात्रा वर्णन में हुए उल्लेख के आधार पर की? तो ये ह्वेनसांग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक महान का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये हुआ था 273 बीसी में। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के वर्णन से ज्ञात होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाइयों का वध करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। चूंकि गृह युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा इसलिए अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि उसने 273 ईसा पूर्व में ही सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे 273 ईसा पूर्व सही होगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ में कितने गणराज्य थे? तो वज्जी संघ में 8 गणराज्य थे। वज्जी महाजनपद में प्राचीनतम जो है गणराज्य के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें 8 कौन कौन से थे? विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो वो मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। उसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले विदेह राजा का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो विदेह राजा का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उल्लेख ऋषि याज्ञवल्क्य के यजुर्वेद में हुआ है। विदेह की राजधानी मिथिला या जनकपुर थी और बुद्ध के काल में मिथिला प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में मगध में कौन सा राज्य स्थापित था? तो हर्यक वंश स्थापित था, बिंबिसार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो लौरिया आरारी चंपारण से मिले हैं, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से मिले हैं और रामपुरवा चंपारण से मिले हैं। ये तो सभी जगह से मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। इस युग में प्रयोग किए जाने वाले औजार अत्यधिक लघु आकार के होते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो वो मगध में सम्मिलित था। बिहार के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद में सम्मिलित थे। बुद्ध काल में मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था वो बिंबिसार के समय हुआ था। ठीक है, उसने चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह करके राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संहिता की जो अध्यक्षता थी वो साबकमीर या साबाकामी जो भी लिखा रहता है कहीं कहीं उसने की थी। द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। शासक कालाशोक था। कहाँ हुआ था? चुल्लबग वैशाली में हुआ था। यह आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद आयोजित किया गया था। तो आपने पहली देखी, तीसरी देखी,
और दूसरी देखी। ठीक है, अब आपको सिर्फ चौथी इसमें मिल जाएगी, तो आपकी चारों बौद्ध संहिता कंप्लीट हो जाएंगी। और इससे प्रश्न पक्का आना है, कोई ना कोई तो जरूरी पूछा जाएगा। 139 है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह संहिता बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों बाद अशोक के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान मोगलीपुत्तस की अध्यक्षता में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो जो गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।